तो कैसे हो मेरे भाई लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने यही जा रहे हैं कि बाकी वर्स यानी जो सबसे पावरफुल एक वर्स है सारे के सारे फाइटिंग ग्रुप्स वाले लोगों का, उसमें से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स कौन से हैं। अब हम सब बात ये जानते हैं कि बाकी वर्स में तो स्टार्टिंग में आता है नंबर 10 पर बिस्किट ओलिवा। अब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था बाकी द सन ऑफ ओगर सीजन 1 में, और इसको पूरे अमेरिका का सबसे पावरफुल फाइटर भी कंसिडर किया जाता है। और ये सच में है भी, क्योंकि जिसने बाकी द सन ऑफ ओगर का सीजन 1 देख रखा होगा वो जानता होगा बिस्किट ओलिवा कितना पावरफुल है। और इस कैरेक्टर का जो फिजिक है वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग फिजिक्स में आता है। ओलिवा की स्ट्रेंथ, टफनेस, रफनेस का मुकाबला पूरे अमेरिका में कोई भी नहीं कर सकता है। अब इस कैरेक्टर को तुम लोगों को अगर समझना है तो तुम आजकल के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी तरह इसको समझ सकते हो। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इसके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ और अल्टीमेट पावर और अल्टीमेट फिजिक है। इसमें इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इसका जो एक एक मसल है वो पूरा हार्डकोर से बना हुआ है, मतलब कि तुम इसे जल्दी से तोड़ नहीं सकते हो। और ये एक दिन में 1 लाख कैलोरी खाता है। अभी बाकी सीजन 1 के आखिरी में बाकी से हार गया था लड़ाई में, लेकिन तभी भी आज भी पूरे अमेरिका में सबसे पावरफुल बिस्किट ओलिवा को ही कंसिडर किया जाता है। अब नंबर 9 पर आता है हानायामा। अब इस कैरेक्टर को हम बाकी द ग्रैपलर से ही देखते आ रहे हैं, और सच में ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। मतलब चाहे इसकी फिजिक हो, स्टेमिना हो या फिर मेंटल स्टेट, ये सब चीजों में पावरफुल है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हानायामा को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मांगा में एक बहुत अच्छी फाइट का मैं रेफरेंस यहाँ पे लेना पसंद करूंगा। अब एक बार जब सड़क पर यूजिरो हानमा, जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, और हानायामा जब चल रहे थे, तब दोनों ने लड़ाई करने का सोचा। मांगा में इस चीज को दिखाया गया है, लेकिन उस फाइट में एक मुक्के में ही हानायामा पूरी तरीके से 3 मील दूर जाकर गिरा था। और एक कंपैरिजन में वैलिड मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि हानायामा खड़ा हुआ था दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन के सामने, यानी कि यूजिरो हानमा के सामने। बट स्टिल हम हानायामा को उतना पावरफुल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसका फुल पावर या फुल स्ट्रेंथ या फिर किसी भी फाइट में उसने अपना उतना अच्छा नहीं दिखा पाया है। लेकिन तभी भी उसका जो रेफरेंस है और जो उसकी ताकत है और जो उसका फिजिक है, हम उसको देखकर ये कह सकते हैं कि वो इस लिस्ट में आना डिजर्व करता है। हानायामा एक स्ट्रॉन्गेस्ट और एक गोल्ड हार्टेड इंसान है। अब नंबर 8 पर मैंने रैंकिंग दी है मोटाबे आइजो की। अब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था बाकी द ग्रैपलर सीजन से। अभी थोड़ा सा कैरेक्टर अजीब सा भी है, लेकिन हाँ इतना है कि ये पावरफुल बहुत है। अभी कैरेक्टर जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था तभी से इसका एक ही एम है कि ये यूजिरो हानमा को हरा सके। अब सब जानते हैं कि यूजिरो हानमा है कौन, लेकिन एट द एंड ऑफ द सीजन ये यूजिरो हानमा के सामने कुछ भी नहीं था। यूजिरो हानमा ने इसे इजीली पेल दिया था। बट हाँ, आइजो इतना कमजोर भी नहीं है कि वो यूजिरो के सामने हार गया, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आइजो भले ही थोड़ा बहुत एजेड लगे, लेकिन हाँ वो बहुत पावरफुल है, और उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ही लाजवाब है। अब आइजो ने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग और हार्ड वर्क से यहाँ तक पहुंचा है अपनी जो फिजिक को बनाने में, और उसने अपने हर अपोनेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से धूल चटाई है। इवन जब आइजो जब यूजिरो हानमा के सामने लड़ रहा था, भले ही वो हार गया था वो मैच, लेकिन उसने यूजिरो हानमा की रिस्पेक्ट को ले लिया था, बिकॉज वो बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा था। अब नंबर 7 पर आता है सुकेने। अब इस कैरेक्टर के बारे में कोई भी नहीं उतना जानता होगा, क्योंकि इस कैरेक्टर को मैंने उठाया मांगा से। अब ये कैरेक्टर रॉयल सुमो फैमिली से बिलोंग करता है, और ये बहुत ही पावरफुल है। अभी तुम लोग इसके बारे में सीजन 3 में पढ़ना स्टार्ट करोगे कि कैसे पैदा हुआ, इसने कैसे लड़ाई लड़ी। और सबसे इसमें एक ही अलग बात लगती है कि जहां पर बाकी वर्ष में सब मार्शल आर्ट्स, जूडो, बॉक्सिंग को प्रेफर करते हैं लड़ाई के मामले में, सुकुने वहां पे सुमो रेसलिंग को प्रेफर करता है लड़ाई के मैदान में। अब सुकुने के अंदर जो ब्लड बहता है वो रॉयल सुमो फैमिली से आता है, मतलब कि जो ये उसका आर्ट है सुमो रेसलिंग, वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है। सुकुने की जो फैमिली है उसको आज तक कोई भी पूरे जापान या वर्ल्ड वाइड में सुमो रेसलिंग में कोई भी नहीं हरा पाया है। अब जब हमें आने वाले टाइम में बाकी वर्ल्ड से सुकुने की एक अच्छी फाइट देखने को मिलने वाली है, बल्कि सुकुने बाकी के अलावा यूजिरो हानमा और मुसाशी से भी लड़ चुका है। अब सुकुने ने जिस को चैलेंज किया था बाकी वर्ष में आने वाले टाइम में, उसमें से अभी तक सबके लिए एक बहुत ही पावरफुल विरोधी साबित हुआ है, बिकॉज बाकी सबका आर्ट स्टाइल है जूडो, रेसलिंग, कराटे, लेकिन सुकुने को हराने के लिए सुमो रेसलिंग वाले आर्ट फॉर्म में आना पड़ेगा। और ये काफी बड़ा चैलेंज है कि सुकुने को सुमो रेसलिंग फॉर्म में ही हरा पाना, क्योंकि उसकी फैमिली को आज तक कोई भी नहीं सुमो रेसलिंग में हरा पाया है। अब जब आने वाले टाइम में सुकुने की जब एंट्री होगी बाकी वर्ष में, तो ये जितनी भी फाइट्स लड़ेगा, चाहे बाकी के खिलाफ हो, मुसाशी, यूजिरो, वो सारी फाइट्स A1 जाने वाली है। नंबर 6 पर आता है जैक हानमा। बात करूं जैक की, तो जैक के अंदर हानमा खानदान का ब्लड बहता है। एक तरीके से बोलूं तो पूरी दुनिया के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस, उन्हीं का खून बहता है उसके अंदर। मैं एक बात साफ सी बोलना चाहूंगा कि जैक कोई लल्लू कैरेक्टर है नहीं, बिकॉज अगर कोई भी जैक को बाकी द ग्रैपलर से देखते आ रहा है तो उसको पता है कि जैक पहले बहुत कमजोर था, बट उसके अंदर एक थी हिम्मत कि मुझे ताकतवर बनना है, इसलिए उसने स्टेरॉइड्स लेना शुरू किया, पिल्स लेना शुरू किया, ऐसे करके वो बहुत ताकतवर बन गया। अब जैक ने जो पिल्स है और स्टेरॉइड्स है वो थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत ही हाईली मात्रा में लिए थे, वो भी एक ही बार में, लेकिन उसके अंदर हानमा का खून बहता है, तो जिसकी वजह से वो शायद से बच गया था। बट यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि उस जैसी फिजिक को उसने बैलेंस करने के लिए लिटरली दिन रात 12 से 15 घंटे तक जिम में बिता दिया। जैक के इसी एक बड़े डिसीजन की वजह से वो आज पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर बन पाया है। अब बाकी द ग्रैपलर के बाद जैक को सीधा दिखाया गया था बाकी द सन ऑफ ओगर सीजन 2 में, और हमें उसमें कमाल की फाइट देखने को मिली थी जैक वर्सेस पिकल की, जिसमें ऑलमोस्ट जैक ने पिकल को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था, लेकिन एट द एंड पिकल ने उसको दिखा दिया कि असली बाप कौन है। तभी भी जैक बहुत पावरफुल है और आगे और भी बनने वाला है। नंबर 5 पर आता है कावी काकू। अब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था बाकी द ग्रैपलर
कलर में। और इस कैरेक्टर को देखकर हमें कोई सुखड़ा हुआ इंसान ही याद आएगा, लेकिन ये जितना सुखड़ा हुआ कैरेक्टर है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। अभी कितना पावरफुल है उसका एक छोटा सा रेफरेंस लेता हूँ मैं। जब कावी की लड़ाई पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन यानी कि यूजुरो हानमा के खिलाफ हुई थी, तब कावी के मुक्कों से बचने के लिए यूजुरो हानमा पहली बार जिंदगी में पीछे हटा था। अब भले ही बाद में यूजुरो हानमा ने बहुत बुरी तरीके से कावी को हरा दिया हो, लेकिन तभी भी कावी इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी बहुत ही पावरफुल है। लिटरली अगर कावी अपने एक मुक्के से किसी दीवार को टच कर देता है तो वो दीवार ही पूरी तरीके से टूट जाती है सिर्फ टच करने से ही। तो इससे हम कावी के अंदर का जो हिडन पोटेंशियल और हिडन स्ट्रेंथ है उसको कभी भी नहीं नाप सकते हैं। इवन अगर तुम कितना भी कावी को मार लोगे, उसके अंदर की जितने भी बोन्स है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए कावी अपने आप को फेक डेथ वाला एक्सपेरिमेंट भी इजीली परफॉर्म कर सकता है। अब कावी की एज है 140 प्लस और वो बहुत ही ओल्ड आर्टिस्ट है। उसने अपनी पूरी लाइफ एंशिएंट पावर और एंशिएंट टाइप की चीजों को सीखने में लगा दिया। अब कावी की आधी उम्र तो कराटे और टाइकोंडो सीखने में ही निकल गई, बट तभी भी पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को पीछे ढकेल पाना, वो भी उसकी आंखों में जब डर हो, तभी काफी बड़ी बात होती है। इसी चीज के लिए कावी को मैंने नंबर 4 पर रखा है। अब नंबर 3 पर आता है पिकल। अब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था बाकी द सन ऑफ ओगर सीजन 2 में। अब इस कैरेक्टर का जो ओरिजिन है वो बिल्कुल डायनासोर्स के टाइम का ओरिजिन है और इसने अपने ज़माने में टीरेक्स तक का शिकार करके खाया था। मतलब कि जहाँ पे जो लोग होते हैं वो छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते हैं, बट इसी डायनासोर्स पर अटैक करता है। और पिकल ने इस बात को प्रूव भी किया था जब वो मॉडर्न एज में आ गया था गलती से। तब पिकल ने सीकिंग रेत्सू, जैक हानमा और बाकी हानमा तीनों को हरा रखा और ये तीनों अनडिफिटेबल चैंपियन कहलाए जाते हैं। अभी तक पिकल ने अपनी आधी भी पावर नहीं दिखाई है उन लोगों के खिलाफ, लेकिन पिकल इतना पावरफुल है। अब पिकल इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसकी जो असली पावर है वो मांगा में जल्दी दिखने को मिलने वाली है, बिकॉज अभी पिकल की एक मेन फाइट मुसाशी के खिलाफ बची हुई है। तब पता चलेगा कौन ज्यादा पावरफुल है। अब पिकल डायनासोर एज से आया है तो जो उसकी स्ट्रेंथ है और जो उसकी बॉडी फिजिक है वो बिल्कुल वैसी ही है। अब उस जैसे जो फिजिक है वो आज के टाइम में कोई भी हो वो बिल्ट नहीं कर पाएगा और वो सच है। बट जो बाकी का जो इनर स्ट्रेंथ और जो फिजिक है वो बिल्कुल एक अलग लेवल पे है। जो उसका एक जो हड्डी है वो 4 गुना ज्यादा मोटी और लंबी है एज कंपेरिजन किसी और फाइटर से। पिकल को कोई मॉडर्न एज का जो कोई अटैक है जैसे कि टाइकोंडो, जूडो, कराटे ये सब नहीं आता है, लेकिन जो वो अपने टाइम में जो जैसे लड़ाई किया करता था शिकार करने के लिए वो उसमें बिल्कुल परफेक्ट है। और जब पिकल अपना एक एक मूव करता है, चाहे वो अपने हाथ से हो चाहे पैर से, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। क्योंकि पिकल ने मॉडर्न एरा में आकर 4 सबसे अनडिफिटेबल चैंपियंस को हरा रखा है, वो भी बिना अपनी आधी पावर को यूज करे। ये एक सबसे बड़ी अपने आप में बात होती है। अब नंबर 3 पर आता है मुसाशी मियामोटो। अब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस होंगे आने वाले मांगा के चैप्टर्स में। अब इस कैरेक्टर के थोड़े से बैकग्राउंड की बात करो, यानी कि मुसाशी मियामोटो के फैमिली के बारे में, तो जो उसकी फैमिली है वो बिल्कुल स्वॉर्ड्समैन फैमिली से बिलोंग करती है। हम भले ही मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, लेकिन मुसाशी मियामोटो ने उस चीज को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया है। वो बिल्कुल अपने परिवार के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि जैसे पुराना टाइम में जिया जाता था। मुसाशी अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए पूरे वक्त मेडिटेशन में रहता है और अपने जो स्किल्स है स्वॉर्ड्समैनशिप की उसे बिल्कुल निखारता रहता है। इसीलिए मुसाशी मियामोटो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। अब इधर मैं कमाल की बात करना ये चाहूंगा कि मांगा में ये दिखा रखा है कि मुसाशी अपनी लड़ाई में भी स्वॉर्ड्स का यूज करता है, बल्कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये इलीगल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो मुसाशी जब तलवार यूज करता है तो जब उसका जो तलवार का जो अटैक लगता है उससे किसी को भी एक खरोच तक नहीं आती है, वो इस तरीके से वो चलाता है। और यही एक मेन वजह है कि मुसाशी क्यों लड़ाई में अपनी तलवार को यूज करता है। जो आने वाले टाइम में मुसाशी लड़ने वाला है पिकल, यूजिरो, बाकी, जैक और इवन सुकेने से तक, बट वो हारेगा कि जीतेगा उतना ज्यादा स्पॉइलर में देने वाला हूं नहीं इधर। लेकिन मुसाशी बहुत ताकतवर है और वो अपने दिमाग को शांत रखता है। इवन उसने कोई मॉडर्नाइजेशन अपनाने से मना कर दिया, वो अपने आप को बिल्कुल वैसे जीता है जैसे कि पुराने टाइम के लोग जीते थे। मुसाशी अपने आप को हमेशा ज्यादातर टाइम शांत रखता है, इवन जब लड़ाई में भी हो, और यही उसकी जीतने की वजह बनती है। वो पहले अपने ओपोनेंट को सही तरीके से समझता है फिर अटैक करता है। अब नंबर 2 पर आता है बाकी हानमा। अब जब वर्स का नाम ही बाकी है तो समझ जाओ कि एक मेन कैरेक्टर है बाकी वर्स का। बाकी द ग्रैपलर से लेकर बाकी द सन ऑफ ओगर सीजन 2 तक बाकी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए, मतलब चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। अब बाकी के अंदर भी हानमा खानदान का खून है, लेकिन हाँ बाकी ने ये जितनी भी अपनी पावरफुल फिजिक है वो बिना कोई पिल्स या स्टेरॉइड्स के बनाई है नेचुरली। बाकी का सिर्फ एक ही मिशन है कि वो अपने बाप यानी यूजिरो हानमा जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है उसको हरा सके। उसी के लिए बाकी इतनी मेहनत करता है और पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को ढूंढ ढूंढ कर लड़ाई करता है ताकि वो अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सके। अब बाकी ने बाकी द ग्रैपलर से लेकर अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े फाइटर्स तक को हरा रखा है, जैसे कि उसने बिस्किट ओलिवा तक को हरा रखा है जो कि पूरी अमेरिका का सबसे पावरफुल फाइटर है। अब इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी कितना पावरफुल है और आगे चलकर कितना पावरफुल होने वाला है, क्योंकि वो बहुत जल्द पिकल तक को हराने वाला है। वो भले अपनी पहली फाइट में पिकल से हार गया था, बट आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच में एक रीमैच होने वाला है बाकी वर्सेस पिकल के। देखते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब नंबर 1 पर आता है यूजिरो हानमा। अब यूजिरो हानमा बाप है बाकी हानमा और जैक हानमा का, पावर में भी और वैसे भी। अभी तक यूजिरो हानमा को पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कंसिडर किया जाता है और वो है भी, क्योंकि जो यूजिरो हानमा की जो पावर है उसके आगे अमेरिका की जो आर्मी है वो भी अपने आप को बिल्कुल कुछ नहीं समझती है। अगर मैं
थोड़े बहुत स्पॉयलर्स की बात करूँ तो यूजुरो हानमा की पावर का हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक बार अमेरिका ने सोचा था क्यों ना एटॉमिक बम को गिराते। मैं इधर एटॉमिक बम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने बोला था कि कोई फायदा नहीं होगा उस एटॉमिक बम का भी, क्योंकि जो यूजुरो हानमा का जो पावर लेवल है वो एटॉमिक लेवल से ज्यादा है। मतलब कि तुम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगा सकते हो कि यहाँ पर बात की जा रही है एटॉमिक बम की, उससे कंपेरिजन कर रहे हैं तभी भी यूजुरो हानमा का पलड़ा तभी भारी हो रहा है। इसीलिए यूजुरो हानमा को पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंसिडर किया जाता है। अभी इन फ्यूचर बहुत सारी लड़ाई होने वाली है यूजुरो हानमा से, और मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा और इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ मैं। तो